Welcome back, students, in your University Tutorial YouTube channel. In this series, we are discuss here total 50 question with a small explanation. Okay, then the based on the question classroom management and professional ethics. So first of all, after completing this 50 question, one can focus teaching methodology and curriculum design और प्रोफेशनल इथिक्स और पेरेंट टीचिंग रिलेशनशिप के बारे में आप पढ़ पाओगे इन्हीं क्वेश्चनों से। और क्लास रूम डिसिप्लिन और स्टूडेंट बिहेवियर के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों में। और टेस्ट प्रैक्टिकल क्लासरूम सिनेरियो और डिसीजन मेकिंग टाइप में क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, डिसिप्लिन क्लास डेफिनेशन इस बेस पे है, यानी विच क्लास वुड बी डीम्ड मोर डिसिप्लिन। आप किस क्लास को मोर डिसिप्लिन की कैटेगरी में रखोगे? स्टूडेंट ब्लाइंडली फॉलो टीचर ऑर्डर्स, नो, ये कोई जरूरी नहीं है ना। स्टूडेंट बिकम काम इमीडिएटली अपॉन स्कोल्डिंग, ऐसा बाई फोर्स आप उनको काम करते तो ये भी आपकी मोर डिसिप्लिन नहीं है ना। स्टूडेंट बिहेव डिफरेंटली बट करेक्टली अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, नोट। स्टूडेंट रिमेन काम इवन इन टीचर एब्सेंस। तो ये क्या होगा आपका ट्रू डिसिप्लिन, क्या होगा, इंटरलाइज होना चाहिए आपका। इंटरनल डिसिप्लिन को ही हम ट्रू डिसिप्लिन बोलते हैं। और ऐसी क्लास को ही हम काम क्लास की कैटेगरी में रखेंगे, यानी विदाउट एक्सटर्नल सुपरविजन के यदि कोई डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, ठीक है। इन अप्रोप्रिएट टॉपिक फॉर यंग स्टूडेंट्स, विच टॉपिक शुड नॉट बी टॉट टू लिटिल स्टूडेंट। आप प्रोटेक्शन ऑफ टीथ के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में बताओगे, ठीक है। पेट्रियोटिज्म के बारे में बता सकते हो, लेकिन बच्चों को सिलेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन करियर के सिलेक्शन के बारे में ये उतनी छोटी सी एज में बताना, डिस्कस करना एक टाइप से अप्रोप्रिएट आपकी थिंकिंग रहेगी। कुल मिलाकर ऐसा टीचिंग का आप टॉपिक नहीं रखोगे। आप बेसिक ये सब सारा खाने पीने की साफ सफाई के बारे में बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप टॉपिक ऐसा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इतनी समझ नहीं होगी, और ना उस चीज को वो इतना सीरियस ले पाएंगे। स्टूडेंट मिस प्रोनाउंस वर्ड, यदि कोई क्या करता है, कोई स्टूडेंट किसी वर्ड को क्या करता है, मिस प्रोनाउंस करता है, रोंगली यदि उसको प्रोनाउंस करता है, तो टीचर क्या करेगा, टीचर करेगा नोट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक इन क्लास, नहीं। इग्नोर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, अवॉइड सेम, नो, ये भी नहीं रहेगा। गिव करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड हैव स्टूडेंट रिपीट, एक बार तो उसको आप उसकी जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन की जो ठीक होगी ना, उसको उसको बताओगे और फिर उसको बोलोगे कि इसको रिपीट करके और बोल के दिखाओ, तो उससे उसका पक्का हो जाएगा। तो जेंटल करेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव मॉडलिंग इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स। ओके। worry in class first children, cause of worry in class first children। जैसे आप बात करते हो बीइंग क्वेरलसम, ऐसा कोई छोटे बच्चे छुटपुट यदि किसी से झगड़ते हैं तो वो इतनी कोई मतलब काज ऑफ वरी नहीं होगी। लिस्पिंग यानी तुतला के बोलना, टेलिंग ए लाई, ये सारे सीरियस इशू नहीं है। सकिंग द थंब, ये अपना सीरियस इशू है। द थंब सकिंग ऑफन इंडिकेट एंजाइटी एंड डेवलपमेंट रिग्रेशन इन यंग चिल्ड्रन। तो आप इसको सीरियस लोगे, सकिंग द थंब को। और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि टीचर को, यदि प्रिंसिपल क्या करता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। प्रिंसिपल गिव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, नहीं। टेक बट नोट एग्जीक्यूट, नोट। आपको उसको एक्सेप्ट करना है और खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। टेक ओनली इफ नोट अल्टरनेट, नोट। आपको उसको प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व्स विलिंग एक्सेप्टिंग न्यू चैलेंजेस, जितना ज्यादा न्यू चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करके सीखोगे उतना ही ज्यादा आप एक्सपीरियंस आपका होता है। स्टूडेंट यूनियन इन स्कूल, क्या स्टूडेंट यूनियन आप स्कूल में बच्चों की होनी चाहिए? यस, बिल्कुल होनी चाहिए। उससे क्या होता है, स्टूडेंट यूनियन प्रोमोट लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। बच्चों में नेतृत्व करने की
क्षमता को विकसित करती है यदि कोई बच्चों की यूनियन होती है तो। टीचर्स क्लोथिंग किस प्रकार की होनी चाहिए? टाइप ऑफ क्लोथ्स टीचर वुड वियर। मोस्टली जरूरी नहीं है। गुड डे नहीं। लेटेस्ट फैशन नो, लेटेस्ट फैशन की भी कोई जरूरी नहीं है। ऑर्डिनरी हो लेकिन लीट एंड क्लीन होने चाहिए ना, वो साफ सुथरे आपके हों ना। प्रोफेशनल अपीयरेंस एम्फेसाइजेस क्लीननेस एंड मोड मॉडेस्टी ओवर फैशन। ओके, ये कोई जरूरी नहीं है कि फैशन के ये होने जरूरी है, लेकिन आपके सामान्य साधारण भी हैं और साफ सुथरे कपड़े हैं तो वही आपका वियर ऑफ अपीयरेंस होना चाहिए ना। मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ टीचिंग क्या है आपका? भाई, एक्सेसिव अर्निंग थ्रू ट्यूशन नो, टू मैनी हॉलीडेज नो, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी में भी, बट प्लेजर ऑफ टीचिंग, आपको खुद से ही पढ़ाने में जो खुशी मिलती है वही इस टीचिंग का प्रोफेशन का मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर है। क्योंकि इंटरेस्ट, जो आपकी इंटर्नशिक सेटिस्फेक्शन है ना, आंतरिक रूप से जो संतुष्टि है वही टीचिंग का सबसे बड़ा रिवार्ड है। लॉस फ्रॉम नॉट एवेल्यूएटिंग होमवर्क, यदि बच्चे का होमवर्क यदि आप नहीं चेक करते हो तो उसके क्या क्या नुकसान, क्या क्या उसकी कमियां आएंगी, खामियां आएंगी एजुकेशन में। चिल्ड्रन बिकम इरेगुलर इन होमवर्क, ये होगा ही। सम चिल्ड्रन कॉपी अदर्स होमवर्क, यदि आप चेक नहीं करोगे क्या कुछ कर रहे हैं बच्चे, आपको पता नहीं चल पाएगा। चिल्ड्रन स्टॉप गिविंग इम्पोर्टेंस ऑफ होमवर्क, ये सब सारा होने वाला है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। टीचर रोल ड्यूरिंग क्लास वर्क, यदि आप बात करते हो ड्यूरिंग क्लास वर्क, टीचर शुड क्या करना चाहिए? रिमेन कंफर्टेबली सीटेड नो, है ना। सीट एट बैक बेंच व्हाइल स्टूडेंट वर्क्स नॉट, मूव अबाउट एंड सुपरवाइज स्टूडेंट वर्क। आप यदि बच्चे क्लास में बैठ के काम कर रहे हैं, आपने ही उनको काम दे रखा है, तो आप घूमते फिरते रहोगे और सुपरवाइज करोगे स्टूडेंट को, ठीक है। एक्टिव मॉनिटरिंग करोगे। इसी प्रकार से पॉसिबिलिटी इन एवल्यूशन, आप जब कोई चेक करते हो नोटबुक को, पेपर को, टेस्ट को, तो क्या क्या हो सकता है? आप सभी को पास करोगे नहीं। पर्पजली गिव लेस मार्क टू सम, आप दे सकते हो, है ना। और पर्पजली टू गिव मोर मार्क टू सम, आप कुल मिलाकर यदि बच्चे का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है तो पर्पजली आप उसको कम मार्क दोगे, और यदि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो अच्छे दोगे। तो बी और सी, आप सबको पास करना आपका क्या है, ये कोई अच्छा एथिक्स की कैटेगरी में नहीं आता, तो आप बी और सी को कैटेगराइज करके आगे बढ़ जाओगे। स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन, यदि बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या सिचुएशन है, या तो वो आपकी जो स्टडी है उसमें इंटरेस्ट ले रही हैं, या फिर आपसे डरते भी नहीं है, या फिर उनको सारा टॉपिक जो आपने पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है। तो ये सब सारे, जब आप बच्चे आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो ये सब सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। मतलब आपका पढ़ाया हुआ उसको समझ में आ रहा है, उसका इंटरेस्ट भी है, और वो आपसे डरता नहीं है पूछते हुए, है ना। तो ये मल्टीपल कंडीशन क्रिएट एन इन्वायरमेंट कंडक्ट टू स्टूडेंट क्वेश्चन, जब ये इस प्रकार की जो इन्वायरमेंट बनता है ना, तभी बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछता है। होमवर्क एडवांटेज, क्या एडवांटेज है होमवर्क देने के बच्चे को? कि भी चिल्ड्रन अपना टाइम को वेस्ट नहीं करता, और चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ स्टडी हैबिट, अपनी खुद की आदत सेल्फ स्टडी की डेवलप करता है। चिल्ड्रन इंटेलिजेंस इंप्रूव, ये भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस होगा इसमें। होमवर्क सर्व मल्टीपल एजुकेशनल पर्पज साइमल्टेनियसली। ऐसे राइटिंग एडवांटेज क्या है? मेन एडवांटेज ऑफ एसे एंड पैराग्राफ राइटिंग, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, ये तो होता ही है, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट होता ही है, लेकिन कुल मिलाकर प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग थॉट्स इन ऑर्डर मैनर, ये इसका आपका सबसे ज्यादा बड़ा इसका फायदा रहेगा। जब आप ऐसे और पैराग्राफ राइटिंग रखते हो, क्या होता है, एक तो वो ऑर्डर में लिखना शुरू कर देता है, कहाँ से स्टार्ट करनी होती है चीज, कहाँ बीच में क्या रखना होता है, लास्ट में कैसे एंडिंग करनी होती है। तो प्रेजेंटिंग, आप अपने विचारों को प्रेजेंट करना एक कर्मानुसार शुरू कर देते हो, तो यही इसकी ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज कोहेरेंटली इन द इज द प्राइमरी बेनिफिट। जू विजिट फॉलो आफ्टर जू विजिट, व्हाट वर्क्स टू असेस एक्सपीरियंसेस, आप क्या करोगे बच्चों को, भाई क्या कहोगे? भाई आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में लिखने के लिए आर्टिकल दोगे, या फिर
एक्सेलरेटिंग एक्सपीरियंस, आप जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा मोस्ट एक्सेलरेटिंग एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखोगे? नहीं, आप कहोगे कि भाई जो आपने जू में क्या देखे हैं, एनिमल्स देखे हैं, उनके बारे में आर्टिकल लिखो। तो यही आपका और नेम ऑफ बर्ड एंड आल, ये तो बिल्कुल स्मॉल स्टूडेंट हो गए, उनके लिए तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आप ओवरऑल बच्चे ने क्या ऑब्जर्वेशन करी है, देख कर क्या सीखा है, ऑब्जर्व स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, तो उसी पे आप राइटिंग का फोकस करवाओगे। एजुकेशन एज ए ट्रायंगल प्रोसेस, तो एजुकेशन किस टाइप का ट्रायंगल है? सबसे नीचे टीचर, फिर है स्टूडेंट, फिर है नॉलेज। टीचर, स्टूडेंट एंड नॉलेज, है ना? तो यही रहेगा अपना, है ना? ऑर्डर यही रहेगा। सबसे पहले टीचर, फिर टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट को, और पढ़ाने से स्टूडेंट की क्या ग्रोथ होती है? नॉलेज की ग्रोथ होती है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम, कहाँ से सीखता है एक बच्चा कुछ भी चीज? वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, फैमिली से सीखता है, और उसके कंपेनियन से सीखता है। तो कुल मिलाकर लर्निंग थ्रू मल्टीपल सोशल इन्वायरमेंटल कोएक्सिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट। यू अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन क्या है? क्या ये भाई जीने के लिए, कमाने के लिए, स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए, मोल्ड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नीड, ऐसा भी नहीं है। ओवरऑल इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंटिंग थॉट्स इन प्लान्ड मैनर, टू हेल्प स्टूडेंट प्रेजेंट थॉट इन प्लान्ड मैनर। क्या करोगे आप? बच्चों से उनकी थॉट्स को प्लान मैनर के आपको चेक करना है, तो क्या करवाओगे बच्चे से? उसका पैराग्राफ अभी ऊपर देख के आए थे, पैराग्राफ राइटिंग करवा के देखोगे, ऐसे राइटिंग करवा के देखोगे, उससे बच्चे की जो थॉट्स की है ना, वो प्लान मैनर में वो लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, ये आपको पता लग जाता है। ठीक है, क्योंकि बोथ पैराग्राफ एंड ऐसे राइटिंग डेवलप ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड एक्सप्रेशंस। फोकल पॉइंट ऑफ टीचिंग, फोकल पॉइंट ऑफ एंटायर टीचिंग क्या है? स्टूडेंट है, पढ़ाओ किसको? स्टूडेंट को ही पढ़ाओगे, तो सब सारी चीजों के मध्य में क्या है? छात्र केंद्रित आपका शिक्षा केंद्र है ना। तो स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन प्लेसेस द लर्न एट द कोर ऑफ ऑल टीचिंग, है ना? स्टूडेंट सेंटर्ड आपकी एजुकेशन सिस्टम है। फ्रोबेल्स कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? फ्रोबेल का मोस्ट कंट्रीब्यूशन किंडरगार्टन में रहा है, क्योंकि फ्रेडरिच फ्रोबेल इज रिनोव्ड एज ए फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम। ठीक है, आगे। पास ऑल स्टूडेंट इन एग्जाम, क्या आपको शुड ऑल स्टूडेंट बी पास इन एनुअल एग्जाम? नो, बिकॉज बैटल फॉर एजुकेशनल सिस्टम, ये है बहुत बड़ी त्रासदी रहेगी पूरी की पूरी शिक्षा के क्षेत्र में, है ना? उससे क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक प्रमोशन अंडरमाइन, यदि आप सबको बिना पढ़े और बिना लिखे सबको उनको ऑटोमेटिक प्रमोशन दे दोगे, अपने आप ही पास कर दोगे, तो यह क्या करेगी? एजुकेशनल स्टैंडर्ड और स्टूडेंट मोटिवेशन को अंडरमाइन करेगी, नीचे लेके आएगी। एजुकेशन का लेवल स्तर नीचे आएगा, और स्टूडेंट का मोटिवेशन भी, जो ज्यादा मेहनत करता है तो उसको भी वो मेहनत करने का कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, तो वो भी धीरे धीरे पढ़ना बंद कर देता है। और आगे बात करते हो प्रेफर्ड आंसर फॉर्मेट फ्रॉम स्टूडेंट, तो आप यस और नो में आंसर नहीं चाहोगे, पैराज में नहीं चाहोगे, एनी फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं, सेंटेंस में, है ना? तो कंप्लीट सेंटेंस डेवलप लैंग्वेज स्किल एंड क्लियर कम्युनिकेशन। हु टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट हु, आप किससे क्वेश्चन पूछोगे? किसी बच्चे ने रेज हैंड कर रखा है ना, या फिर इन योर ओपिनियन कैन गेट करेक्ट आंसर, नहीं, आपका आंसर ये नहीं है कि भाई जिसको सही आंसर पता है उसी से पूछोगे, नहीं। डोंट राइज दियर हैंड, तो आप जिसने हाथ उठा रखा है, जिसको नहीं उठा रखा, उन दोनों में से किसी से भी, या दोनों को से आप क्वेश्चन पूछोगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस क्यों करवाते हैं हम? ताकि यदि कोई बच्चा हाथ भी नहीं उठा पा रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी पार्टिसिपेट में लेके आना, और इसमें किसी ने हाथ उठा रखा है तो लास्ट में उससे भी आपको पूछना ही होता है। ठीक है, क्योंकि आपको इंगेज करना है सभी को, जो वॉलेंटियर्स एंड नॉन वॉलेंटियर्स,
इंश्योर्स कॉम्प्रिहेंसिव पार्टिसिपेशन। यदि कोई हैंड रेज कर रहा है तो उसको भी पार्टिसिपेशन में लेना है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया है तो उसको भी पार्टिसिपेशन में लेना है। इंक्लूसिव आपकी टीचिंग और क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। स्टूडेंट रेजिंग हैंड, तो क्या कर सकता है? यदि किसी ने बच्चे ने हाथ उठा रखा है क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, क्या जरूरी है कि वो ठीक आंसर देगा? नहीं। क्या जरूरी है गलत देगा? नहीं। कैन गिव राइट और रॉन्ग आंसर, ऐसा भी हो सकता है ठीक भी आंसर दे दे और गलत भी दे दे, कोई गारंटी नहीं है एक्यूरेसी ऑफ रिस्पॉन्स की। तो स्टूडेंट गिव रॉन्ग आंसर, यदि बच्चा रॉन्ग आंसर कर रहा है तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? आप क्या करोगे? गिव करेक्ट आंसर आफ्टर मैनी अटेम्प्ट। उसको बार बार आपको, अब आप उसको प्रमोट करोगे, आप नहीं बच्चे ये ठीक नहीं है, दोबारा सोच के बताओ, ऐसे उसको मैनी अटेम्प्ट दोगे। यदि फिर भी वो आंसर ठीक नहीं दे पा रहा है तो उसको आफ्टर मैनी अटेम्प्ट के बाद आप करेक्ट आंसर बताओगे, ठीक है? इससे क्या होता है, वो हर डायमेंशन में सोचने के लिए मजबूर होता है। आस्क क्वेश्चन टेक्निक, तो कैसे? स्पीकिंग नेम्स, आप बाय नेम पूछ सकते हो या सीधा बोल सकते हो, यू टेल, पॉइंटिंग फिंगर्स, और एनी ऑफ दिस से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर एवरी स्टूडेंट राइजिंग हैंड, मोस्टली स्टूडेंट एंड बहुत उत्साह पूर्वक यदि कोई बच्चा हाथ उठाता है तो आप क्या करोगे भाई? जो एक टाइप से ये डीम इट गुड साइन, ये एक दर्शाता है अच्छा, मतलब हाँ भाई अच्छा रिस्पॉन्स है। और दूसरा क्या है, नोट हु इजंट राइजिंग हैंड, आप नहीं, मतलब किसी ने हाथ उठा रखा है तो मतलब अच्छी बात है, वो रिस्पॉन्स देने के लिए रेडी है। लेकिन आप नोट ये भी करोगे किस किस ने हाथ नहीं उठा रखा, क्योंकि आप क्या करना है अल्टीमेटली, उन सबको इन्वॉल्व करना है, पार्टिसिपेशन में इंगेज करना है, ठीक है? एंथुसियाज्म इज द पॉजिटिव, ठीक है? वाहिल आल्सो आइडेंटिफाई, उसके बावजूद आपको ऐसे बच्चों को भी आइडेंटिफाई करना है जो कि लेस इंगेज स्टूडेंट हो। तो बी और सी, डी आंसर हो जाएगा इसका। स्टूडेंट क्वेश्चन एंड आंसर, स्टूडेंट आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन लीड्स टू, ये क्या करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर देता है तो ये बच्चे की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है, इंटरेस्ट इन स्टडी को बढ़ाता है और नॉलेज को बढ़ाता है। आलोक हो जाएगा इसका। हैंडलिंग स्टूडेंट आंसर क्वेश्चन, टीचर वुड भी, क्या करेगा बच्चा? यदि बच्चा आंसर देता है किसी क्वेश्चन का तो स्टूडेंट का अंतोगत्वा अंतिम उद्देश्य क्या रहेगा? भाई आस्क सेम क्वेश्चन टू वेरीफाई आंसर। नहीं, ये तो बच्चे, ये तो ऐसा रहेगा कि भाई टीचर को फुली टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसा आप सभी बच्चों से सेम क्वेश्चन पूछ के वेरीफाई करने का, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों को पता लग जाता है कि टीचर खुद में ही क्लियर नहीं है अपने टॉपिक पे, तो आप अपने लेक्चर को पूरा प्रिपेयर करके जाओगे, वेरीफाई स्टूडेंट से नहीं करोगे। आस्क ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट गलत हो जाएगा, है ना? गिव करेक्ट आंसर हिमसेल्फ, अपने आप से ही दे दो, बच्चों से आप पूछो ही ना, तो उनकी क्यूरियोसिटी नहीं बनेगी। तो आप क्या करोगे, आंसर पे कमेंट करोगे और आस्क अबाउट मिस्टेक, यदि उनकी कोई गलती भी कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर देने में, वो उनकी गलती भी बताओगे। टीचर प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग टीचिंग, टीचर शुड क्या करता है, टीचर यदि पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना करे, ठीक है? आंसर को बार बार रिपीट ना करे, नोट आस्क सजेस्टिव क्वेश्चन, और वो बार बार सलाह भी नहीं लेगा क्वेश्चन पे, ठीक है? कुल मिलाकर ऑल ऑफ दीज आर द बेस्ट आंसर डी, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, अवॉइडिंग रिडंडेंसी एंड एक्सेसिव प्रॉम्प्टिंग, है ना? तो कुल मिलाकर जो एक्सेस में जो जिसकी अनावश्यक क्वेश्चनिंग है ना बार बार करने से, उसका इंटरेस्ट भी लेस होता है। डबल मीनिंग लॉन्ग क्वेश्चन यदि होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके कारण से बच्चा क्या करता है, इनकरेक्ट आंसर की तरफ जाता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग हो जाता है उसके लिए, और इनके वो बच्चा इनकम्प्लीट और डिफिकल्ट और डिफरेंट आंसर देता है। तो ये सब सारा डबल मीनिंग, जब लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर देते हो किसी एग्जाम के लिए, किसी टेस्ट के लिए, तो वो बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप प्रॉपरली फ्रेम क्वेश्चन क्रिएट करोगे मल्टीपल कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिस्पॉन्स प्रॉब्लम के लिए, ठीक है? गिविंग हेल्प फॉर आंसर, क्या आपको शुड टीचर गिव हिंट टू हेल्प स्टूडेंट आंसर?
पॉइंट दे दूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा, पूरे के पूरे आंसर को अच्छे से एलोबरेट करके बता देगा, है ना। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक स्क्रैप होल्डिंग करनी होती है ना। लिटिल मतलब बिल्कुल छोटे लेवल पे उसकी सहायता करनी होती है, ताकि वो अपने आप ही मतलब आपको विदाउट प्रोवाइडिंग आंसर डायरेक्टली आपको सीधा पूरा आंसर डायरेक्ट नहीं देना है ना। उसकी थोड़ी सी खुद उसको वो खुद उसको एलोबरेट करके बता पाए इसीलिए उसकी स्कैप फोल्डिंग करनी है ना। स्कैप फोल्डिंग का मतलब वो यही होता है ना, थोड़ी सी सहायता जिससे उसका काम चल जाए, है ना। सारी सहायता नहीं करनी, यदि सारी सहायता कर देगी तो उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं बन पाएगा। पेरेंट डिनाइज ट्रिप परमिशन, यदि बच्चे के लिए ट्रिप जा रहा है और उसके माता पिता उस ट्रिप को कहीं पे जा रहा है तो उस परमिशन को क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो आप एज ए टीचर क्या करोगे, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस एंड कन्विंस पेरेंट, है ना। तो ये कुल मिलाकर आप एक्सप्लेन करोगे उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कन्वीनियंस करोगे उनके पेरेंट्स को कि भाई कन्विंस करोगे, है ना, बच्चे को भेज दोगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग मेथड, जैसे कि मेथड फॉर बेटर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है, चिल्ड्रन रीड क्विकली एंड केयरफुली। क्या है भाई, बच्चे यदि कोई आराम से बिल्कुल अ, शांत तरीके से और केयरफुली यदि पढ़ रहे हैं तो साइलेंट साइलेंट रीडिंग है ना, वो क्या करती है, अलाउ इंडिविजुअल फेसिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जोर जोर से ही पढ़ो, एक 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 पढ़े बाकी सुने, टीचर पढ़े बाकी सुने, नहीं। चिल्ड्रन अपने आप ही आराम से और बड़े ध्यान से पढ़े तो यही क्या रहेगा, बेटर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग का मेथड रहेगा। रेमेडी फॉर इनडिसिप्लिन्ड क्लास, यदि कोई इनडिसिप्लिन क्लास है तो आप क्या समाधान करोगे इसका, पोंडर इफ टीचिंग फ्लॉ एग्जिस्ट एंड रिमूव इट। आप यदि आपकी टीचिंग मेथड्स में यदि कोई कुछ खामियां हैं तो आप उन खामियों को देखोगे, जांचोगे पड़तालोगे और उनको क्या करोगे, निकालने की कोशिश करोगे, उनको remove करोगे। तो पोंडर इफ टीचिंग फ्लॉ एग्जिस्ट, है ना। यदि टीचिंग में कुछ खामियां एग्जिस्ट करती है तो उनको देखोगे, विचार करोगे उन पे और उनको निकालोगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग मेथड ऑफन रिवील्स काजिंग ऑफ डिसिप्लिन प्रॉब्लम। चाइल्ड विद स्टीलिंग हैबिट, यदि बच्चे में चोरी करने की आदत आ रही है तो फर्स्ट रिमेडियल स्टेप क्या रहेगा आपका, आप बच्चे के माता पिता से मिलोगे और रीजन को फाइंड करने की कोशिश करोगे और कोलैबोरेट साथ, मतलब कोलैबोरेशन से ही उसको एक दूसरे से मिलके उस प्रॉब्लम को फिगर आउट करके बाहर करोगे, इस प्रॉब्लम को उसके बच्चे के बिहेवियर से, है ना। तो होम स्कूल कोलेब्रेशन एड्रेस रूट काज ऑफ बिहेवियरल इशू, यदि कोई बच्चा बिहेवियरल इशू से कोई दिक्कत कर रहा है तो उससे क्या करोगे, भाई बच्चा और स्कूल है ना साथ मिलेंगे और उस इशू को जड़ सहित एड्रेस करके उसको निकालने की कोशिश करेंगे। रीजन फॉर स्टीलिंग, क्या रहते हैं भाई, बच्चा स्मॉल चिल्ड्रन सैलून में रीजन ऑफ स्टीलिंग कहाँ से आती है भाई, गेन अटेंशन से भी हो सकता है, ओवरकम इम्प्रूविजमेंट यानी भाई दरिद्रता से ऊपर आने के लिए कई बार बच्चा अपने आप को लो फील करता है तो वो सोचता है चलो मैं इसको चुरा लेता हूँ तो मेरे पास भी हो जाएगी। वेंट हॉस्टिलिटी, तो ये भी कई बार इसका कारण बनता है, ठीक है। तो कई बार बच्चा अपने आप कम समझता है, कोई सामान ना होता है उसके पास तो वो बच्चे का दूसरे बच्चे का कुल मिलाकर चुरा लेता है। तो ये इनमें से कोई भी कारण बन सकता है। मल्टीपल साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर कैन अंडरलाइन स्टीलिंग बिहेवियर। नेक्स्ट, टीचिंग स्लो लर्नर, टीचर ऑफ स्लो लर्नर शुड नो, यदि बच्चे स्लो लर्नर हैं, यदि थोड़ा सा वो लेट चीजों को ग्रैब करते हैं, समझ पाते हैं, तो फिर भी टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए, आल्सो क्रैव सक्सेस लाइक अदर, कि ये बच्चे भी चाहे बेशक स्लो लर्नर हैं बाकी स्टूडेंट्स की तरह क्या है भाई, रिगार्डलेस एबिलिटी,
वो भी डिजायर करते हैं अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन की, है ना। वो भी चाहते रखते हैं कि कुछ ना कुछ वो जिंदगी में बने और उनको भी रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो ये ध्यान रखना है टीचर को ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे, डोंट लाइक प्राइज नहीं, प्लीज उनको आप उनको उत्साह उनको देना पसंद ही नहीं करते हो, ये गलत हो जाएगा। बेटर इन फिजिकल टास्क नॉट, और बोल्ड एंड इंट्रिप्ड, ये भी नहीं रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आदर्श के रह ही है, कोई अंतर नहीं समझना है। फिर डेवलप डेवलपिंग इमोशनल यूनिटी, बेस्ट वे टू डेवलप इमोशनल यूनिटी। ये आप इमोशनल यूनिटी कैसे डेवलप करोगे बच्चों में? आप क्या लेक्चर दोगे क्या इमोशनल यूनिटी पे? नहीं। क्या बेनिफिट बताओगे? नहीं। क्या सॉन्ग ऐसे सुनाओगे या सॉन्ग बनाओगे उन पे इमोशनल यूनिटी बनाने के लिए? नहीं। आपको प्रेजेंट करेक्टर एंड एक्टिविटी प्रोमोटिंग यूनिटी, आपको वो ऐसा बन के भी दिखाना है, और अपना ऐसा चरित्र दिखाना पड़ेगा, और ऐसी जो एक्टिविटी जो इमोशनल यूनिटी को बढ़ाती हो, वो एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करनी है, ताकि क्या हो, बच्चे इमोशनल यूनिटी को डेवलप कर पाए। स्टूडेंट विद सोइल्ड क्लॉथ, यदि बच्चे गंदे कपड़े या कर रहे हैं या फिर गंदे यूनिफॉर्म डाल रहे हैं, तो रिमीडियल मेजर कैसे करोगे आप? पीसफुली सजेस्ट नीट क्लोथ आफ्टर क्लास, है ना। क्लास खत्म होने के बाद बच्चे को आप क्या करोगे, वही उसको हाइजीन के बारे में बताना है, तो आप उसको प्राइवेटली बताओगे, प्राइवेटली, है ना। उसको पब्लिकली उसको एम्बेरस नहीं करोगे, है ना। तो कुल मिलाकर पीसफुली सजेस्ट करोगे कि बच्चे आप साफ सुथरे कपड़े डालो, है ना। वो भी आफ्टर क्लास ही, इन द क्लास में, क्योंकि बच्चे की डिग्निटी का ध्यान रखना होता है। सेम करिकुलम फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ये होना ही चाहिए। सेम करिकुलम फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट, यस, नो डिफरेंस इन करिकुलर, क्योंकि अपने को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी रखनी है, ठीक है। एफिशिएंट टीचिंग थ्रू टीवी, सम सब्जेक्ट एफिशिएंट थ्रू टीवी, बिकॉज क्योंकि स्कूल के अंदर है ना, साइंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट अरेंजेबल इन स्कूल, तो बहुत बार साइंस का कोई टॉपिक है वो वाया टीवी प्रोग्राम के थ्रू दिखाया जा सकता है, क्योंकि वो स्कूल में अरेंजेबल होना, फिजिकल लेवल पे प्रैक्टिकल लैब स्टेब्लिश करना स्कूल में इतना सब पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर आगे पेरेंट रिक्वेस्ट पासिंग चाइल्ड, पेरेंट रिक्वेस्ट पासिंग चाइल्ड विद गुड मार्क, यू वुड, आप क्या करोगे यदि किसी बच्चे का कोई पेरेंट्स आ जाता है कि हमारे बच्चे को ज्यादा नंबर दे, तो आप क्या करोगे? बी पोलाइट बट रिफ्यूज रिक्वेस्ट, तो यही आप एक अच्छे टीचर की आपकी निशानी रहेगी, क्योंकि आपको बाकी स्टूडेंट से भी पार्शियलिटी नहीं करनी है, इम्पार्शियल बिहेव रखना है। तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी रिक्वायर मेंटेन सस्पेंड स्टैंडर्ड डिस्पाइट प्रेशर, ना तो किसी से जिससे ज्यादा शर्म माननी है, ना कोई प्रेशर आपको फील करना है। बेटर क्लास डिसिप्लिन, क्लास हैज बेटर डिसिप्लिन इफ, क्या, एक, यदि टीचिंग मटेरियल यूज इफेक्टली ना, ऐसी कोई टीचिंग मटेरियल से क्लास का डिसिप्लिन अच्छा नहीं होता। सब्जेक्ट हैज इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट आइटम्स, इससे भी कोई डिसिप्लिन नहीं बढ़ता। टीचर हैज इफेक्टिवली पर्सनालिटी, टीचर की एक इफेक्टिव पर्सनालिटी होती है, तो क्लास में अपने आप से ही डिसिप्लिन बन जाता है। स्टूडेंट नो प्रिंसिपल कैरेक्टर, ये भी, ये तो बाई फोर्स है ना। तो आपका ऑप्शन सी पे आप जाओगे। होमवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, होमवर्क इज वेरियस सब्जेक्ट शुड बी गिवन फॉर एवरी सब्जेक्ट एवरी डे, जरूरी नहीं है गिवन ओनली इन वीक सब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा। पेरेंट डेफिनेटली हेल्प कंप्लीट, ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे के माँ बाप उसकी डेफिनेटली हेल्प कर पाएंगे, समय की कमी के कारण ना भी कर पाए। नोट एक्सेसिव बर्डन, ये है कि भाई जो भी आप विभिन्न सब्जेक्टों के आप क्या करते हो, होमवर्क देते हो, तो वो ऐसा नहीं हो कि वो बर्डन बच्चे को बना दे। तो नोट एक्सेसिव बर्डन होना चाहिए, बैलेंस होमवर्क होना चाहिए। टीचिंग इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, यदि आपको लेबर की इम्पोर्टेंस बतानी है, समझानी है, बच्चे को सिखानी है,
तो क्या आप करवा सकते हो चीजें, अपॉर्चुनिटी ऑफ ऐसे ऑन टॉपिक राइट, राइट से आपको लेबर की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी। गिव एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन, एग्जांपल देने से काम नहीं चलेगा। क्लीन ब्लैक बोर्ड, ये कोई लेबर भी नहीं आएगा आपको। क्या करना पड़ेगा बच्चे को, यदि गार्डनिंग के थोड़ा बहुत है ना, पार्क में उसे आपको गार्डनिंग करना पड़ेगा बच्चे से, तो क्लीनिंग है ना, पूरी क्लास को क्लीनिंग के लिए लगा सकते हो, या पूरी डेस्क की अरेंजमेंट करनी है ना, ब्लैक बोर्ड सब सारा साफ करना है या जो भी करना है, डेस्क को इधर से उधर रखना है, तो वो लेबर ऑफ इम्पोर्टेंस उसको टीच हो जाता है। हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस मोस्टली इफेक्टिव टीच है ना, उसको काम की महत्वता के बारे में भी पता चलता है। सुपीरियर टीचिंग मटेरियल, सुपीरियर टीचिंग मटेरियल आप किसको मानोगे, यदि कोई सब्जेक्ट रिलेटेड बुक रखता है तो उसी को रिलेटेड टू द सब्जेक्ट टू रिपोर्ट। ये रहेगा ब्यूटीफुल मल्टीपल कलर पॉसिबल नहीं, ऐसे अवेलेबल, इजी अवेलेबल, नोट यूज फॉर फर्स्ट टाइम, नोट आपके विषय से संबंधित होना चाहिए, उसी को हम सुपीरियर टीचिंग मटेरियल बोलेंगे। यूजिंग फ्री पीरियड, आपको क्या करना है, हाउ टू यूज फ्री टीचिंग पीरियड। आप क्या करोगे, स्टूडेंट की नोटबुक को चेक करोगे, एवलुएट स्टूडेंट नोटबुक, नोट चैट विद अदर टीचर, डिस्कस पर्सनल प्रॉब्लम विद प्रिंसिपल, टेक स्नैक्स इन कैंटीन, नोट। क्योंकि प्रोफेशनल टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज स्टूडेंट रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इसी अपनी सीरीज में 350 से लेकर 400 वाली सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।